जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आंसर बुक क्लासेस पर बहुत स्वागत है। आपके लिए एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। देखते हैं ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। बल और गति के क्वेश्चन आज लेके आए हैं हम ज़्यादातर लोग। बस एक व्यक्ति को लात मारने के कारण पत्थर पर चोट लगी है। एक व्यक्ति को लात मारने के कारण पत्थर पर चोट लगी है, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति किसी पे बल लगाता है, जब कोई व्यक्ति किसी पर किक करता है, यानी किसी को चोट मारता है, तो जैसे यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे किसी ने पत्थर पर चोट मारता है, जब वो पत्थर पर चोट मारेगा तो पत्थर भी उसके साथ रिएक्शन करता है, पत्थर भी उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका आंसर रिएक्शन हो सकता है, यानी प्रतिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान गत वाला एक शरीर या बॉडी कर लीजिए, बॉडी समान गत वाली एक वस्तु तुरंत नहीं किया जा सकता है, तुरंत किया जा सकता है और हमेशा तुरंत होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता तुरंत नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं तुरंत किया जा सकता है? तो ये तो हो नहीं सकता। पहला तो हो नहीं सकता है। दूसरा क्वेश्चन, तुरंत किया जा सकता है। हाँ, तुरंत किया जा सकता है। इस जो कोई भी वस्तु है उसको मैं तुरंत कर सकता हूँ, उसको मैं एक्सीलेटर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड हो जाएगा आंसर आपका। थर्ड है, हमेशा तुरंत होगा। अब हमेशा हमेशा एक्सीलेटर कैसे हो सकता है? एक्सीलेटर होता है स्पीड बढ़े, हमेशा स्पीड बढ़े या घटे तो तुरंत हो सकता है, पर ये भी नहीं हो सकता। एक समान वेग में रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। एक समान वेग तब होता जब उसकी डायरेक्शन में कुछ चेंज हो, जब कोई डायरेक्शन क्लियर हो तो एक समान में, तो ये भी नहीं कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुरंत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा इसकी अधिकतम यदि एक प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा इसकी अधिकतम ऊंचाई का 4 गुना हो तो प्रक्षेप का कोण क्या होगा? ये एक प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा, जो आपकी रेंज है ना, जो रेंज है वो हाइट की प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है। तो क्षैतिज परास क्या होता है? रेंज क्या होती है? ये तो इसकी हाइट हो गई, रेंज ये हो जाएगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज हो जाएगी। सॉल्व करेंगे कैसे हो सकता है? इसका सूत्र क्या है? इसका रेंज का फार्मूला होता है H/R बराबर होता है tan थीटा/4 होता है। दूसरे तरीके दिए R/S बराबर के tan थीटा/4 होता है। तो R की जगह तो H है, तो H के स्थान पर हम कितना रख सकते हैं? तो R/4R बराबर के tan थीटा/4। तो इस R से R काट दो, 4 से 4 काट दो, तो कितना हो जाएगा? tan थीटा बराबर के 1 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे?
45 अंश। तो हो जाएगा उसके अधिकतम ऊंचाई का प्रक्षेप एंगल। कोई भी जो एंगल होगा वो कितने फेंका हो जाएगा, वो एंगल होगा 45 के एंगल फेंका जाएगा। जो थीटा कोण होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45। यदि एक प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी तो प्रक्षेप एंगल कितना होगा, 45 अंश का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बल एक आभासी बल है। निम्न में से कौन सा बल एक आभासी बल है, बताइए। अपकेंद्र बल, अपकेंद्र प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्र बल और मजबूत नावक बल। जो अवकेंद्र बल होता है, अवकेंद्र बल क्या होता है, अवकेंद्र बल आपका एक, जो अवकेंद्र बल की बात की जाए, अवकेंद्र बल एक जो सड़कों पर देखा होगा दोस्तों आपने, जब आप सड़क पर मुड़ते हैं तो आप बाहर की ओर, जैसे कोई बस, जब जिस तरह से आप गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी इसमें बैठी हुई है, ठीक, गाड़ी में बैठे, जब गाड़ी मोड़ती है ना, मोड़ पर मुड़ती है तो आप बाहर की तरफ चले जाते हैं। जब बाहर की ओर जाते हैं तो वहाँ पर तो आपका अवकेंद्र बल लगता है, वहाँ से आपका अवकेंद्र बल लगेगा। परंतु पूछा यहाँ पर ये कौन सा बल, आभासी बल, जो एक अपकेंद्र बल होता है। यहाँ पर अपकेंद्र बल एक आभासी बल होता है। जो अपकेंद्र बल होता है वहाँ पर एक आभासी बल होता है। जैसे दूध, कपड़े धोने वाली जो मशीन होती है वो अपकेंद्र बल पर आधारित होती है। एक मक्खन वाली जो मशीन होती है वो अपकेंद्र बल की होती है। नेक्स्ट, एक वस्तु दूरी को तय करती है जो समय के वर्ग के सीधे समानुपातिक होते है, इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण हमेशा कांस्टेंट होगा। इसको दोस्तों आपको रटना ही पड़ेगा। एक वस्तु दूरी को तय करती है जो समय के वर्ग के सीधे अनुपातिक है, तो इसका त्वरण क्या होगा, इसका त्वरण कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई शरीर किसी तरल पदार्थ में डूब जाता है तो उस पर बल होता है। शरीर यहाँ पे वो बॉडी ले सकते हैं, वस्तु हो सकती है, यहाँ पे वस्तु हो सकती है। जब कोई वस्तु है, जब कोई वस्तु की बात की जाती है, जब वस्तु तरल पदार्थ में डूब जाती है, कोई वस्तु है इसमें डूब जाती है तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है, इसमें आपका उत्प्लावन बल लगता है ऊपर की ओर। उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगता है। उत्प्लावन बल होता है वो हमेशा ऊपर की ओर लगता है। और जो उस बॉडी का जो वेट होता है ना, जो भार होता है, वो भार हमेशा नीचे की ओर लगता है। यहाँ पे जो वेट होगा ना, जो भार होगा ना, जो वेट होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। सॉरी, वो वेट होता है, वेट हमेशा नीचे की ओर लगता है। जो वेट होता है ना, वो वेट होता है वो नीचे की ओर लगता है। जो उत्प्लावन बल होता है वो ऊपर की ओर लगता है। जो फोर्स होता है, उत्प्लावन बल होता है वो ऊपर की ओर लगता है। तो इसके कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, बोथ है, ए एंड बी। जो उत्प्लावन बल, जो फोर्स होता है वो ऊपर की तरफ लगेगा, जो वेट होता है वो नीचे की ओर लगेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा डी, ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान, समय इकाई को क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 10 सेकंड में चुना जाता है तो इस प्रणाली में बल की इकाई के बराबर होगी। बात ये कही जा रही है कि इसमें लंबाई को, जो लंबाई जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं, लंबाई को हम, लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, ठीक। जो द्रव्यमान होता है, जो आपका मास होता है ना, मास होता है, इसे हम केजी में मापते हैं, ठीक। और जो आपका समय होता है ना, जो आपका टाइम होता है, उसे हम सेकंड में मापते हैं। टाइम को हम सेकंड में मापते हैं। पर क्वेश्चन ये कहा गया है कि जो मीटर को हम 10 सेंटीमीटर डालेंगे, तो मीटर को हम 10 सेंटीमीटर मापेंगे, तो केजी को हम
10 ग्राम में मापेंगे और जो आपको सेकंड को आप 0.1 सेकंड में मापेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है तो सॉल्व करेंगे। तो फोर्स, बल की इकाई क्या होती है? बल की इकाई पूछे तो उससे फोर्स बराबर क्या होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? F बराबर के ma होता है। इसका साइज थोड़ा अब देखिए F बराबर क्या होता है? देखिए F बराबर की ma होता है। F बराबर की ma होता है। तो इसकी m को मीटर, द्रव्यमान को हम केजी मापते हैं, द्रव्यमान केजी, और एक्सीलरेटर को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। तो यहाँ पे करें किलोग्राम को आपको 10 ग्राम में मापना है, किलोग्राम को 10 ग्राम में, किलोग्राम को आपको 10 ग्राम में मापना है, किलोग्राम को 10 ग्राम में मापना है, 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 इनटू जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को आप 10 सेंटीमीटर में मापना है, 10 सेंटीमीटर में मापना है, और जो आपका टाइम है उसको 0.1 सेकंड में मापना है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 पे पावर की 4 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। परंतु ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो जो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10⁴ इंटू 10⁻³ गुणा 10⁻² मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर करेंगे तो आपका निकल के आएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा आपको 0.1 न्यूटन। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। यदि एक गेंद को ऊपर फेंका जाए, यदि एक गेंद को ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? जब कोई वस्तु है, जब वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, जब कोई वस्तु है, जब कोई चीज़ बॉडी है, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी तो हाइट भी चेंज होती है। पहले हाइट यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ थी, यहाँ पर कुछ थी, तो हाइट तो चेंज हो ही रही है। जब हाइट चेंज हो रही है तो दूरी चेंज हो रही है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा E बराबर के mgh होती है। स्थितिज ऊर्जा की बात की जाती है, स्थितिज ऊर्जा E बराबर के mgh होती है, E बराबर के mgh होती है, mgh होती है, mgh होती है। तो जैसे जब इसकी हाइट चेंज हो रही है, जब हाइट बढ़ रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा भी चेंज हो रही होगी, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये भी चेंज, ये भी नहीं हो सकता। तो आपकी डिस्टेंस नहीं हो सकती, स्थितिज ऊर्जा नहीं हो सकती, और चाल तो एक जगह पर कोई वस्तु फेंकेगी तो कुछ यहाँ पर कुछ स्पीड होगी, एक चाल से जब फेंके यहाँ पर उसकी चाल बिल्कुल जीरो हो जाएगी तो वस्तु नीचे लौट के आएगी। तो इसकी चाल भी नहीं हो सकता। एक्सीलेशन हो सकता है, उसका त्वरण हो सकता है,
त्वरण कैसे हो सकता है? जब कोई वस्तु हम ऊपर फेंक देंगे तो ऊपर फेंकेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से चाल घटेगी, 9.8 ही रह जाएगी। और जो नीचे आएंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की उसके चाल बढ़ेगी। तो इसका मतलब है जो आपका एक्सीलरेशन है वो चेंज नहीं हो सकता, वही त्वरण तो उसका वही रख सकता है। आंसर हो जाएगा त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक प्रक्षेप गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक ही होती है जब वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। बताइए, जब कोई वस्तु है, कोई वस्तु को हम फेंकते हैं, जब वस्तु को यहाँ से हमें फेंक दिया गया, ठीक, प्रक्षेप गति में प्राप्त की क्षैतिज सीमा एक ही होती है जब वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब ये कह रहा कि किस एंगल पे फेंका जाए, किस दो एंगल फेंके जाए कि जो थीटा कोण है ना, किस एंगल फेंका जाए तो इसकी जो रेंज है ना, प्राप्त की क्षैतिज सीमा जो रेंज एक ही होती है। किस स्पीड से गति से फेंका जाए जो इसका जो एंगल है वो एक होगा, तो इसको हम थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, तो इसको हम इस गति से फेंकें 90 माइनस थीटा में फेंकें। जब कोई वस्तु को हम जैसे मान थीटा और 90 माइनस थीटा फेंकें तो उसकी रेंज है, दो एंगल पर फेंकेंगे तो दो एंगल पर फेंकेंगे तो उसकी थीटा और 90 माइनस थीटा दो एंगल पर फेंकेंगे तो इसकी रेंज एक ही होगी, इसकी रेंज एक ही आएगी। ये दे जैसे थीटा बराबर में मान लिया मैं 70 पे फेंकें, थीटा बराबर के 70 पे फेंकें और यहाँ थीटा बराबर के 90 माइनस 70 करने के तो 20 एंगल फेंकें तो इनकी रेंज है ना, दोनों की रेंज एक ही आएगी, दोनों की रेंज हमेशा दोनों की रेंज एक ही आएगी। तो ये आएगा यहाँ पे 90 माइनस के थीटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रक्षेप के मार्ग को उसका कहा जाता है, एक प्रक्षेप की वक्र को, एक प्रक्षेप का जो कोई प्रक्षेप है ना, इसके वक्र को क्या कहा जाता है? ये जो वक्र है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्रक्षेप वक्र बोलेंगे, इसे बोले प्रक्षेप वक्र। एक प्रक्षेप है तो इसे हम प्रक्षेप वक्र बोलेंगे, तो प्रक्षेप वक्र यानी कि ट्रेजेक्टरी बोलेंगे इसको, ट्रेजेक्टरी। लास्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? चंद्रमा पर भार उसका कितना होगा? ये n है, बताइए। तो उसका पहले पृथ्वी भार बराबर क्या, भार बराबर को होता है W बराबर को होता है, W बराबर क्या, भार वेट होता है ना, वेट होता है वो W बराबर के mg होता है, वेट होता है W बराबर के mg। जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान किसी भी ग्रह पर चले जाएंगे, द्रव्यमान है वो द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड पर हमेशा सेम होता है, पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो बदलता रहता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो बदलता रहेगा। तो m कितना है 60 इंटू और जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8, तो हम 10 मान लेंगे, लगभग में 10 मान लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 600 न्यूटन हो जाएगा, 600 न्यूटन हो जाएगा। ये तो होगा आपका पृथ्वी पर हो गया, 600 न्यूटन आपको तो पृथ्वी पर हो गया। परंतु जो पृथ्वी का भार, जो पृथ्वी की ग्रेविटी, जो चंद्रमा की ग्रेविटी है ना, वो पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 होती है। चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी की 1/6 होती है। जो 1/6 होगी तो 600 न्यूटन का हम 1/6 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 6 काट देंगे
तो 100 न्यूटन आ जाएगा। 100 न्यूटन आ जाएगा। 100 न्यूटन आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। ये आपके 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक हुए होंगे। और ये आंसर क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।